सो हेलो एवरीवन, दिस इज नरवंत पवार और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है जोसा काउंसलिंग। अब मैं जोसा काउंसलिंग को सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज ये हमारे पूरी 2 या 3 साल की जो भी जेई जर्नी थी उसका लास्ट स्टेप है, लेकिन यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप भी है। अगर आपने अपने सीनियर से बात की होगी या नहीं भी की होगी तो आप करके देख लेना, वो भी आपको सेम चीज़ बताएंगे कि आपने 2 या 3 साल में अगर बहुत ज़्यादा मेहनत की है फिर भी हो सकता है कि जोसा काउंसलिंग सही से नहीं करने से आपको ख़राब से ख़राब कॉलेज मिल जाए। वहीं पर अगर आपने एवरेज सी मेहनत भी की है फिर भी अगर जोसा काउंसलिंग में आप बहुत सही तरीके से उस पूरे प्रोसीजर को फॉलो करते हो तो एक बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिलने के आपको चांसेस होते हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़ कि आप कैसे जोसा काउंसलिंग को अप्रोच करते हैं, कैसे उसके लिए पहले से रेडी रहते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि उनको पहले से पता ही नहीं होता कि स्टेप्स क्या होने वाले हैं, क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, क्या हमको करना होगा, और इस वजह से जोसा काउंसलिंग में बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स कर देते हैं जहाँ पर फिर वो लाइफ टाइम तक उस चीज़ के लिए रिग्रेट करते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ आपके साथ ना हो, इसके लिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं हमारी स्लाइड्स के ऊपर। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट जोसा काउंसलिंग के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज हम कवर क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। सबसे पहले हु आर एलिजिबल फॉर जोसा काउंसलिंग। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि सर हम जोसा काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उनके लिए हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। उसके बाद जोसा काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या होती है, चॉइस फिलिंग क्या होती है, क्यों होती है और किस तरीके से की जानी चाहिए, उसका सही से सही मेथड क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मॉक सीट अलॉटमेंट क्या होता है। फिर हम देखेंगे मॉक सीट अलॉटमेंट के बाद लॉकिंग ऑफ चॉइसेस क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हम देखेंगे कि एक्चुअल जो आपके सीट अलॉटमेंट रिजल्ट्स होते हैं जिसके 6 राउंड्स होते आए हैं आज तक और इस साल भी 6 राउंड्स ही होंगे, तो वो क्या होने वाला है। साथ ही साथ फिर हम देखेंगे सीट एक्सेप्टेंस फीस कितनी होती है, कब भरनी होती है और कैसे आपको इसके लिए रेडी रहना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या प्रोसीजर होता है और उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के साथ पहले से तैयार रहना है। और साथ ही साथ फिर एंड में हम देखेंगे कि फिजिकल रिपोर्टिंग क्या चीज़ होती है और किस तरीके से आपका फाइनल एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट होता है। तो इसलिए सारे के सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूरे 9 पॉइंट्स जो मैं कवर करने वाला हूँ, हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल साबित होने वाला है। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बीच का कोई भी पार्ट स्किप मत करना। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हु आर एलिजिबल फॉर जोसा काउंसलिंग की। यहाँ पर एनीवन हु हैज़ अपीयर्ड फॉर जेईई मेंस इज एलिजिबल फॉर जोसा काउंसलिंग। तो जिस किसी ने भी, अगर आपने जेईई मेंस दिया भी है, आपको कुछ भी स्कोर आया है, कोई भी ऑल इंडिया रैंक आया है, कोई भी परसेंटाइल मिला है, आप एलिजिबल हो जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन फिर आप कौन से कॉलेजेस के लिए एलिजिबल होंगे? अगर आपने मेंस और एडवांस दोनों क्वालिफाई किया है, क्वालिफाई होने का मतलब मेंस आपने क्वालिफाई किया तब आपको एडवांस देने मिला, और एडवांस में भी अब आपको ऑल इंडिया रैंक अगर मिल जाता है इसका मतलब आपने एडवांस भी क्वालिफाई कर लिया। तो ऐसे सभी लोग IITs, NITs, ट्रिपल IITs, GFTIs एंड CFTIs इन सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर अगर मान लेते हैं आपने सिर्फ मेंस दिया है ना, चाहे आप क्वालिफाई हुए हो चाहे नहीं हुए हो, अगर आप क्वालिफाई हुए भी तो एडवांस में जाके आप एडवांस को क्वालिफाई नहीं कर पाए, एडवांस में आपको ऑल इंडिया रैंक नहीं मिला, उस केस में भी आप जोसा में पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन फिर आप सिर्फ NITs, ट्रिपल IITs, GFTIs एंड CFTIs के लिए एलिजिबल होंगे। सही है। तो जस्ट बिकॉज आप एडवांस में क्वालिफाई नहीं हुए, आपको कोई ऑल इंडिया रैंक नहीं मिला है, इसलिए सिर्फ ये जो IITs वाला पार्ट है, IITs की जो सीट है वहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, बाकी सभी जगह के लिए आप एलिजिबल रहोगे अप्लाई करने के लिए। सही है। आगे चलते हैं, बात करते हैं रजिस्ट्रेशंस की। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है? तो रजिस्ट्रेशन 10 जून से स्टार्ट होने वाला है इस साल। अब हर साल के लिए प्रोसीजर सेम रहती है, तो आप किसी भी साल में इस वीडियो को देख रहे हो, हर साल के लिए ये वीडियो वैलिड है। सिर्फ मैं 2024 में इस वीडियो को बना रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे 2024 के डेट्स बता रहा हूँ। डेट्स हर साल चेंज होंगे लेकिन प्रोसेस मोर और लेस रिमीन्स द सेम। तो इसीलिए आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हो, ये वीडियो हमेशा के लिए वैलिड है। ठीक है। तो इस साल 9 जून को एडवांस का रिजल्ट आने वाला है और 10 जून से आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे। कहाँ पर स्टार्ट होंगे? आपको जाना है josa.nic.in की वेबसाइट पर और वहाँ पर आपको रजिस्टर कर लेना है अपने आप को। कैसे रजिस्टर करेंगे? आपको वहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। आपका, अगर आपने जेईई मेंस क्वालिफाई किया है तो आप मेंस का रोल नंबर और पासवर्ड डालोगे। अगर आपने एडवांस भी क्वालिफाई कर लिया है, अगर आपको एडवांस में भी ऑल इंडिया रैंक मिला है, तो आप एडवांस का रोल नंबर और पासवर्ड डाल के उस तरीके से लॉगिन करेंगे। एक बार आपने लॉगिन कर लिया, उसके बाद जो कोई डिटेल्स वहाँ पर पूछी जाती है वो सारी डिटेल्स आप फिल आउट कर देंगे। यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी पूछा जाएगा। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन में जी रहे होते हैं कि हमारा स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी वो होगा जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, लेकिन जोसा में ये चीज़ ऐसी नहीं होती। जोसा काउंसलिंग में आपने जिस स्टेट से 12th बोर्ड्स दिया है वो स्टेट आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी होगा। मान लेते हैं अगर आपने कोटा जाके प्रिपरेशन की है, तो आप इंडिया के किसी भी पार्ट से हो, अगर आपने कोटा से 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम दिया है, अगर आपने कोटा में बैठ के 12th बोर्ड्स अपीयर किया है, तो राजस्थान जो है
वो आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी हो जाएगा। उसी तरीके से आप अपने होम स्टेट से किसी और स्टेट में जाकर वहाँ पर अगर 12th का एग्जाम दे रहे हैं तो वो स्टेट आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी होगा। आप जहाँ रहते हैं, आपका जो रेसिडेंस स्टेट है, वो आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी नहीं होता। ये स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी जहाँ पर आप रहते हैं वो वैलिड होगा आपके सीईटीज़ के लिए, चाहे आप महाराष्ट्र सीईटी की बात करो, यूपी सीईटी की बात करो, जो भी अलग अलग स्टेट के सीईटीज़ होते हैं, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो वहाँ का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यूज़ करके वहाँ पे आप स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी अपनी ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपने 12th बोर्ड जिस स्टेट से दिया है वो आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी होने वाला है। तो आप स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी को सही से भरेंगे। जिस स्टेट से आपने 12th का एग्जाम दिया है, 12th बोर्ड्स का अगर आपने स्टेट बोर्ड दिया है तो आपको जिस स्टेट का मार्कशीट मिला है वो स्टेट आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी रहने वाला है, सही। और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं भरनी पड़ती है ना। तो इस चिंता में भी ना रहें कि रजिस्ट्रेशन करते टाइम हमको कितनी फ़ीस लगेगी, सर इन्हें तो कुछ फ़ीस ही नहीं मांगी, हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ या नहीं हुआ है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट लिखा आ जाता है, इसका मतलब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, आपको कोई भी फीस भरने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं और आप देखते हैं आप चॉइस फिलिंग क्या चीज़ होती है। चॉइस फिलिंग सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज यही वो स्टेप है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग लाइफ टाइम रिग्रेट करते हैं। अगर आपने 2-3 साल तक बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत अच्छा स्कोर लाया है, बहुत अच्छा रैंक लाया है, उसके बाद भी जस्ट बिकॉज आपने चॉइस फिलिंग सही से नहीं की, आपने प्रेफरेंसेस सही से नहीं डाले हैं, उस वजह से आपको कोई ऐसे कॉलेज की ऐसी सीट मिल जाती है जो शायद आपको चाहिए ही नहीं होती, या अगर चाहिए भी होती है तो उससे बेटर सीट्स भी मिलने की पॉसिबिलिटीज़ होती है, लेकिन जस्ट बिकॉज आपने प्रेफरेंसेस गलत भरे हैं इसलिए आपको वो सीट नहीं मिल पाती। और इसीलिए चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको इसमें करना क्या होता है, इसमें आपको अपने पसंद के कॉलेजेस और उनके ब्रांच को प्रेफरेंस वाइज डालना होता है। प्रेफरेंस वाइज मतलब जैसे मैंने यहाँ पर एक छोटा सा स्क्रीनशॉट अटैच किया हुआ है लास्ट टाइम के जोसा काउंसलिंग से। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास सारे अवेलेबल चॉइसेस होते हैं, सही है। तो पहले तो आप अपने चॉइसेस को एक पेपर पर बना लेंगे और उसके बाद में उसको फॉलो करते हुए आप अवेलेबल चॉइसेस में से जो भी आपको नंबर 1 पे डालना है उसको आप ढूंढेंगे। उस कॉलेज के उस ब्रांच को बहुत ध्यान से चेक करके फिर आप ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे वो कॉलेज जो है यहाँ पे आपके फील्ड चॉइसेस वाले सेक्शन में राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर अब आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपके चॉइस नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से वो बढ़ते चले जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जैसे इस स्क्रीनशॉट के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो आप बोल रहे हो कि आपको आईआईटी बॉम्बे का कंप्यूटर साइंस चाहिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे। मतलब चाहे कुछ हो जाए, अगर आपको ये मिल सकता है तो ये मिल जाना चाहिए, बाकी फिर नीचे का कुछ भी मैटर नहीं करता। अगर आपको ये नहीं मिल पाता है तब आपकी सेकंड प्रायोरिटी चेक की जाएगी कि आपको आईआईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस चाहिए। वो अगर आपको मिल सकता है तो वो आपको अलॉट किया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली। तो इसलिए ये इनका जो ऑर्डर है, ये प्रेफरेंस ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने एक बार वो ऑर्डर कुछ डाल दिया, बीच में अगर कोई कॉलेज ऊपर नीचे हो गए तो आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर आपके पास अप एंड डाउन का ऑप्शन है, तो आप किसी भी प्रेफरेंस को ऊपर मूव कर सकते हैं, किसी भी प्रेफरेंस को नीचे मूव कर सकते हैं, या अगर आपको यहाँ पे रिमूव का जो सेक्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप रिमूव भी किसी पर्टिकुलर चॉइस को कर सकते हैं, सही है। लेकिन यहाँ पर प्रेफरेंसेस भरने के बजाय मैं ये सजेस्ट करूँगा कि पहले आप पेपर पे अपना सीक्वेंस ऑर्डर बना लें और उस अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे अवेलेबल चॉइसेस को फील्ड चॉइसेस में भरना स्टार्ट करें, सही है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर आपको अपने चॉइसेस को लॉक बिल्कुल नहीं करना है राइट आफ्टर फिलिंग द चॉइसेस। जैसे आप ये सारे चॉइसेस भर देंगे, आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, एक रहेगा लॉक योर चॉइसेस, दूसरा रहेगा सेव योर चॉइसेस। आपको बस सेव करके रख देना है। लॉक इसलिए नहीं करना है क्योंकि एक बार आपने लॉक कर दिया उसके बाद आप इसमें कुछ भी एडिट्स नहीं कर पाएंगे। वहीं पर अगर आपने एक बार चॉइसेस भर दी, आप उसको सेव करके रख देते हो, फिर अगर मान लेते हैं आपको कुछ और नई चीज़ पता चलती है, कोई नया फैक्टर पता चलता है, या अगर आपका डिसीजन चेंज हो जाता है कि नहीं यार शायद इससे ज़्यादा मुझे ये पर्टिकुलर कॉलेज की ये ब्रांच चाहिए, तो आप जो रीशफलिंग है या जो रीऑर्डरिंग है उन चॉइसेस की वो कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इनको लॉक ना करें, आप इसको सिर्फ सेव करके रखें। अब ये चॉइस फिलिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आपने किस सीक्वेंस ऑर्डर में किस कॉलेज के किस ब्रांच को डालना चाहिए ये समझना बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसको इस वीडियो में कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, मैं चॉइस फिलिंग के ऊपर एक कंप्लीटली सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर मैं बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से अपने आप के लिए चॉइस फिलिंग की थी और कैसे मैंने अपने रैंक में जो बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और बेस्ट से बेस्ट ब्रांच मुझे मिल सकती थी वो अपने लिए हासिल किया था। और सेम प्रोसीजर, सेम एल्गोरिदम, सेम स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छे कॉलेज की बहुत अच्छी ब्रांच अपने रैंक पर मिल सकती है। तो इसीलिए चॉइस फिलिंग का जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो जरूर देखना। उसके लिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना, सो दैट आप उस वीडियो को मिस आउट ना करें। आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होने के पहले मैं ट्राई करूंगा कि मैं वो वीडियो आपके लिए चैनल पर ला सकूँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉक सीट अलॉटमेंट की। अब मॉक सीट अलॉटमेंट क्या होता है? आपने कुछ चॉइसेस भरे और अपने चॉइसेस को सेव करके रख दिया। अब जो चॉइसेस आपने भरे हैं क्या वो चॉइस ऑर्डर सही है? आपको उस चॉइस ऑर्डर के हिसाब से क्या कॉलेज मिल सकता है
उसके लिए एक मॉक सीट अलॉटमेंट राउंड कंडक्ट करता है जोसा। एक नहीं, इनफैक्ट 2 राउंड्स होते हैं। अब ये क्या होता है, जैसा कि आप मॉक टेस्ट देते हैं जो कि रियल टेस्ट नहीं होता, सिर्फ रियल टेस्ट का एक फील देने के लिए होता है, उसी तरीके से ये रियल सीट अलॉटमेंट नहीं है, ये सिर्फ आपको रियल सीट अलॉटमेंट का एक फील देने के लिए होता है। अब जब ये मॉक राउंड का अलॉटमेंट होता है तो उसके बाद में आपके पास चॉइस होती है कि आप अपने प्रेफरेंसेस को रीशफल कर सके। अगर आपको वो सीट जो अलॉट हो रही है मॉक तरीके से वो आपको अच्छी नहीं लग रही है, या आपको लग रहा है कि अरे ये शायद ये मैंने कॉलेज ऊपर डाल दिया और ये मुझे अलॉट हो गया, पर मेरी इससे ज़्यादा प्रायोरिटी तो कुछ और चीज़ें थी जो शायद मैंने नीचे डाल रखी है ना, तो आप उन प्रेफरेंसेस को एडिट कर पाओगे। तो ये एक रियल सीट अलॉटमेंट राउंड नहीं होता, 2 राउंड होते हैं मॉक सीट अलॉटमेंट के, जस्ट टू चेक, जस्ट टू लेट यू टेस्ट कि आपके जो चॉइसेस है वो सही है या नहीं है। आप उसमें कोई चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं, और यू आर अलाउड टू मेक द चेंजेस टू योर चॉइसेस ड्यूरिंग दीज मॉक सीट अलॉटमेंट। सही है। अब एक बार मॉक सीट अलॉटमेंट हो गया, उसके बाद में अब आपको करना पड़ेगा अपने चॉइसेस को लॉक। तो आफ्टर मॉक सीट अलॉटमेंट यू हैव टू लॉक योर फाइनल प्रेफरेंस चॉइसेस बाय गिवन डेडलाइन। तो आपको एक डेडलाइन दी जाएगी, तब तक आपको उन चॉइसेस को लॉक करना होगा। चॉइसेस को लॉक करने के लिए जल्दी नहीं मचानी है, डो नॉट हरी टू लॉक द चॉइसेस, थिंक अबाउट योर फील्ड चॉइसेस कामली एंड पेशेंटली एंड ओनली देन लॉक इट। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे सर मॉक सीट अलॉटमेंट हो गया, अब हमको लॉक करने बोला गया है, 2 दिन बाद 2 दिन के अंदर हमको लॉक करना है, तो हम लॉक कर देते हैं। फिर लॉक करने का जब आपके 2 दिन बचे हुए हैं तब फिर बाद में लोगों को रिग्रेट होना चालू होता है, अरे यार सर हमको इसमें एक चेंज करना था लेकिन अब तो लॉक हो गया, अभी एडिट नहीं करने दे रहा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसलिए जल्दी नहीं मचानी है, आराम से, चिंता नहीं करो, बिल्कुल आराम से एंड मोमेंट पे जाकर ही लॉक करना। तब तक आप अपने पास में टाइम रखो ताकि अगर आपको कुछ एडिट करना पड़े, कोई सीक्वेंसिंग को ऊपर नीचे करना पड़े, आप वो चीज़ कर सको। सही है। साथ ही साथ इवन इफ यू डोंट लॉक योर चॉइसेस, योर सेव्ड प्रेफरेंसेस आर ऑटोमेटिकली लॉक्ड ऑन द डेडलाइन डेट। तो इसलिए लॉक करने का प्रेशर भी फील करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज अगर आप लॉक नहीं भी करते हो अपने चॉइसेस को, तो जो आपने सेव करके रखे हैं, जो आपका लास्ट सेव्ड प्रेफरेंसेस था, प्रेफरेंस ऑर्डर था, वो एज इट इज ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। सही है। तो इसीलिए लॉक नहीं भी करोगे तो चलेगा, जो आपका लास्ट में आपने प्रेफरेंस ऑर्डर डाला था उसको सेव जरूर कर लेना, सेव करना ना भूलना। सेव अगर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। सही है। अब आपने एक बार लॉक कर दिया अपने चॉइसेस को, अब आपका एक्चुअल में सीट अलॉटमेंट राउंड जो है वो शुरू हो जाएगा। इन सभी की क्या डेट्स होने वाली है वो आपको वेबसाइट पे मिलती रहेगी, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वेबसाइट को हर दिन जाकर चेक करते रहें, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है पूरा जोसा का, ये बहुत ही कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें करने वाला होता है। तो इसीलिए हर दिन कोई ना कोई नया नोटिस, कुछ ना कुछ चीज़ अपीयर होती रहेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर दिन जाकर उस वेबसाइट को एटलीस्ट एक बार विजिट कर ले और देख लें कुछ नया आपको इस वेबसाइट पे मिल रहा है क्या। सही है। अब एक्चुअल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट्स जो है ये 6 राउंड में कंडक्ट होता है। हर एक राउंड के बाद में करना क्या होता है ध्यान से देखेंगे। अगर मान लेते हैं पहला राउंड होने के बाद आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है, अगर आपको सीट अलॉट होती है तो आपके पास में 4 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि आप या तो फ्रीज कर लो। फ्रीज का क्या मतलब होता है? फ्रीज का मतलब होता है कि यू आर सेटिस्फाइड विद द सीट, जो भी आपको सीट अलॉट हुई है आप उसके साथ सेटिस्फाइड है, आपको वो सीट लेना है एंड यू डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड्स ऑफ सीट अलॉटमेंट। मतलब आगे आने वाले किसी भी राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, आप फर्स्ट राउंड में ही अपनी सीट लेकर खुश हैं, आप उसको फ्रीज कर रहे हैं। अब आप उस पूरे प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे, वो एक सीट आपकी हो जाएगी। सही है। ये हो गया पहला ऑप्शन जो कि है फ्रीज का। दिस इज ट्रू फॉर एनी राउंड, चाहे पहले राउंड में आपको सीट मिली हो, दूसरे में मिली हो, तीसरे में मिली हो, चौथे में मिली हो, किसी भी राउंड में आपको सीट मिले, आपके पास फ्रीज का ऑप्शन होता है कि आपको जो सीट मिली है आप उससे खुश हैं और आपको वो सीट लेकर प्रोसेस से बाहर हो जाना है। सही है। तो आप फ्रीज को सिलेक्ट करेंगे। दूसरा ऑप्शन होता है फ्लोट का। फ्लोट का क्या अर्थ होता है? फ्लोट का मतलब होता है कि एक्सेप्ट द सीट। सीट तो आप ले रहे हो, सीट आपको लेना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर आपने प्रेफरेंस फॉर्म में भरा था, इसका मतलब यही है कि आपको वो सीट चाहिए थी, तो अगर आपको वो सीट अलॉट हुई है तो आप उसको छोड़ नहीं सकते, आपको लेना तो पड़ेगा ही। आप उस सीट को एक्सेप्ट करोगे, लेकिन आप फर्दर राउंड्स में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो फॉर गेटिंग अ सीट ऑफ हायर प्रेफरेंस। तो मान लेते हैं अगर आपने 50 चॉइसेस भरी थी, ठीक है, अलग अलग कॉलेज के अलग अलग ब्रांचेस के आपने मान लेते हैं 50 चॉइसेस भरी थी, आपको आपके 35th नंबर प्रेफरेंस पे जो कॉलेज की ब्रांच थी वो अलॉट हुई है। अब अगर आप फ्लोट करते हो, इसका मतलब ये है कि जो सीट आपको मिली है आप वो सीट तो एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन आप रुक कर ये देखना चाहते हो क्या फर्दर राउंड में 1 से लेके 34 प्रेफरेंसेस पे जो आपने चीज़ें भरी हुई थी उसमें से कोई कॉलेज या ब्रांच आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर उसमें से कुछ अलॉट हो जाएगा फर्दर राउंड में तो वो आपकी नई सीट होगी और ये वाली सीट ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। वहीं पर अगर कोई नई सीट अलॉट नहीं होती है तो जो सीट अभी आपको मिली थी वो आपके पास बनी रहेगी। तो ये एक बहुत कॉमन सा डाउट होता है स्टूडेंट्स के मन में कि सर अगर हमने फ्लोट कर दिया और अगले राउंड में अगर हमको कुछ नहीं मिला
तो हमारे पास तो कोई सीट ही नहीं बचेगी। ऐसा नहीं होता, जो सीट आपको इस राउंड में मिली है जिसके लिए आपने फ्लोट किया है वो सीट आपके पास रहेगी अनटिल एंड अनलेस आपको कोई बेटर सीट जो आपके प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से है वो अलॉट होती है। अगर कोई बेटर सीट अलॉट होगी तभी ये सीट आपकी जाएगी और नई सीट आपको मिल जाएगी। इसका मतलब अगर आप फ्लोट कर रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि आपके हाथ में कोई सीट नहीं बचेगी, आपके हाथ में कोई ना कोई सीट पक्का रहेगी। सही है। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है स्लाइड करने का। स्लाइड का क्या मतलब होता है, एग्जैक्टली सेम लाइक फ्लोट ही है लेकिन यहाँ पर आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर देते हो सेम कॉलेज के ऊपर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, अगर आपने 50 चॉइसेस भरी उसमें से 35th नंबर का कॉलेज और ब्रांच आपको अलॉट हुआ है। अब आप चाहते हो कि उससे बेटर कोई चीज़ आपको मिल जाए, लेकिन मतलब 1 से 34 के प्रेफरेंसेस पे भरी हुई कोई चीज़ मिल जाए लेकिन सेम कॉलेज की। जो कॉलेज आपको अभी मिला है आप उसी कॉलेज के बेटर ब्रांच के लिए ट्राई कर रहे हो बिकॉज अब आप कॉलेज से खुश हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं आपको NIT राउरकेला का मेटलर्जी मिल जाता है। अब अगर आप स्लाइड करते हो इसका मतलब आपने इसके ऊपर सिर्फ NIT राउरकेला में कोई जो दूसरी ब्रांचेस भरी होगी उनके लिए आपको टेस्ट किया जाएगा, बाकी सारे ऑप्शंस आपके ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे। तो मतलब अगर आपने स्लाइड किया है तो आप उस कॉलेज से खुश हैं, आप सिर्फ उस कॉलेज में कोई बेटर ब्रांच के लिए ट्राई कर रहे हैं, दैट्स इट। फ्लोट में आप सारे कॉलेजेस के सारे ब्रांचेस के लिए ओपन रहते हैं। तो मेरा मानना पर्सनली तो ये है कि अगर आपने चॉइस फिलिंग बहुत ही अच्छे तरीके से की है, बहुत सोच समझ के की है, तो आपने लास्ट राउंड तक सिर्फ फ्लोट करना चाहिए बिकॉज आपने बहुत सोच समझ कर सीक्वेंसिंग डाली है और आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है। तो जब तक आप सबसे ऊपर तक नहीं पहुंच जाते, जब तक आपको सबसे ऊपर की सीट नहीं मिल जाती, तब तक आप हर राउंड में सिर्फ फ्लोट करते चले जाएंगे सो दैट आपके हाथ में हमेशा एक सीट बनी रहे, लेकिन आप हमेशा उससे ऊपर उससे बेटर वाली जो सीट्स है उसके लिए ट्राई करते रहे। सही है, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। सही है। इन तीनों ऑप्शंस के अलावा एक लास्ट ऑप्शन आपके पास ये भी होता है कि आप विड्रॉ कर लो। विड्रॉ का मतलब ये है कि आपको जो सीट अलॉट हो गई आप वो सीट रिजेक्ट करना चाहते हो, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला अगर आपने प्रेफरेंस फॉर्म में कोई सीट भरी थी तो आपको वो सीट लेनी ही पड़ेगी अगर आपको अलॉट होती है। अब अगर आप यहाँ पर उस सीट को रिजेक्ट कर रहे हो तो यू वोंट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड्स ऑफ जोसा काउंसलिंग। तो आप ऑटोमेटिकली अगर आप सीट विड्रॉ कर रहे हो इसका मतलब आप पूरे प्रोसेस से ही अपने आप को विड्रॉ कर रहे हो सकता है कि आपका कोई और दूसरे कॉलेज में एडमिशन हो गया हो सकता है आपके डिसीजन चेंज हो गए, हो सकता है आपने रिपीट करने का सोच लिया हो सकता है आपको मान लेते हैं जैसे बिटसेट हो गया या VIT ट्रिपल हो गया, वहाँ से आपको कॉल आ गया, वहाँ से आपकी सीट फाइनलाइज हो गई तो आप जोसा प्रोसेस से बाहर आ रहे हो। सही है। तो सिर्फ ये वो सर्टन सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पर लोग विड्रॉ करते हैं, अदरवाइज गलती से भी विड्रॉ के बटन पर क्लिक मत कर देना। अगर आपने विड्रॉ के बटन पर क्लिक कर दिया तो बहुत बड़ा मेस हो जाएगा, आप पूरे प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे, आपके हाथ में कोई भी सीट नहीं रहेगी। सही है। तो ये हो गए पूरे 4 ऑप्शन जो आपको मिलते हैं अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है। अगर आपको सीट अलॉट ही नहीं हुई तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ चुपचाप बैठकर नेक्स्ट राउंड का वेट करना है। सही है। तो ये हो गया, इस तरीके से एक के बाद एक आपके सारे राउंड्स चलते चले जाएंगे। अब सीट एक्सेप्टेंस फी क्या है, तो अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फी भरनी पड़ती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर आपको सीट मिली ही नहीं है किसी राउंड में तो आपको बस चुपचाप बैठ के अगले राउंड का वेट करना है। लेकिन अगर आपको कोई भी सीट अलॉट हो गई है किसी भी राउंड में तो आपको उस सीट को एक्सेप्ट करने के लिए एक फीस भरनी पड़ेगी। वो फीस क्या होती है, वो फीस जनरल EWS या OBC के लिए 35,000 से 40,000 के बीच कुछ होती है ना। हर साल थोड़ा बहुत वेरी करता है, इस साल क्या होगा वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। वहीं पे SC ST और PWD के लिए 15,000 से 20,000 के बीच होती है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये पैसे का इंपॉर्टेंस क्या है, ये फीस आप इसलिए भर रहे हैं ताकि आप एक कंफर्मेशन दे दे जोसा को कि सही में जो सीट आपको मिली है आप वो सीट लेने के लिए तैयार हैं, है ना। ताकि ऐसा नहीं हो कि आप उसको होल्ड करके रखें फिर बाद में आप उसको छोड़ दें या बाद में आप रिजेक्ट कर दें। ये सारी चीज़ों से बचने के लिए जोसा आपसे एक फीस ले लेता है 35,000 से 40,000 फॉर जनरल EWS एंड OBC और 15,000 से 20,000 फॉर SC ST PWD। ये फीस देने का मतलब है कि आपको जो सीट अलॉट हुई है आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, है ना। अभी आपका फाइनल एक्सेप्टेंस होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ओनली अगर आपने फ्रीज किया है तो आप पर्टिकुलर सीट पर ही जाकर एडमिशन करेंगे। अगर आपने फ्लोट या स्लाइड किया है तो भी आपको सीट एक्सेप्टेंस फी भरनी पड़ेगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ उसी सीट पे रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। अगर आपने फ्लोट किया या स्लाइड किया तो आप बेटर कॉलेजेस की बेटर सीट्स आपको मिल सकती है। ये सिर्फ आप फीस भर रहे हैं टू कन्फर्म कि आप गिवन सीट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सही है। तो यहाँ पर ये मैंडेटरी होता है पे करना विद इन द गिवन डेडलाइन।
अगर आप इस डेडलाइन तक ये फीस नहीं भरते हैं तो ऑटोमेटिकली आप प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे और आपकी सीट जो है वो भी रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप जोसा काउंसलिंग के पहले से ही इस अमाउंट का इंतज़ाम भी करके रखें। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इस अमाउंट के बारे में पता ही नहीं होता पहले से, और जब उनको सीट अलॉट हो जाती है तब उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होता है कि 1 या 2 दिन के अंदर हमको इतने पैसे भरने हैं, पर इतने पैसे तो अभी हमने हमारे पास अरेंज ही नहीं करके रखे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि इतने पैसे आपको सीट मिलते ही, अगर आपको फर्स्ट राउंड में ही सीट अलॉट हो जाती है तो आपको फर्स्ट राउंड के बाद ही तुरंत इतने पैसे भरने पड़ेंगे। अगर आपको तीसरे चौथे राउंड में भी अलॉट मिलती है, जब कभी आपको फर्स्ट टाइम सीट मिलती है तब आपको इतने पैसे भरने पड़ेंगे। ध्यान देना एक बात का, इट इज़ अ वन टाइम फीस एंड यू डोंट हैव टू पे इट अगेन इन फर्दर राउंड इवन इफ योर सीट गेट्स अपडेटेड। मतलब अगर आपको मान लेते हैं 35th नंबर की सीट मिली थी, आपने फ्लोट किया, आपने सीट एक्सेप्टेंस फी भर दी, अब आपको दूसरे या तीसरे राउंड में 35th से अपग्रेड होकर 30th नंबर पे जो आपने सीट भरी थी वो मिल जाती है। तो क्या सर हमको फिर से सीट एक्सेप्टेंस फी भरनी पड़ेगी? नहीं, सीट एक्सेप्टेंस फी सिर्फ वन टाइम फी है जो आपको एक ही बार देना है, जस्ट टू कंफर्म कि जो भी सीट मुझे मिल रही है मुझे वो सीट मान्य है, मैं उस सीट को लेने के लिए रेडी। सही है। दिस फीस गेट्स एडजस्टेड इन योर फाइनल कॉलेज फीस। तो ऐसा भी नहीं है कि सर सिर्फ सीट एक्सेप्ट करने के लिए इतने पैसे, फिर ये पैसे का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, ये पैसे सिर्फ और सिर्फ इस प्रोसेस के हैं क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 35 से 40 हज़ार रुपये, 15 से 20 हज़ार रुपये जितने भी आपने सीट एक्सेप्टेंस के लिए भरे हैं, ये जब आप फाइनल एडमिशन कॉलेज में लोगे वहाँ पर इतना अमाउंट लेस हो जाता है ना। तो ऑटोमेटिकली ये पैसा आपकी जो भी फाइनल सीट रहेगी वहाँ उस कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया जाता है और वहाँ पे आपके फीस में से इतना पैसा कम हो जाता है। तो बेसिकली ये सिर्फ एक स्टार्टिंग का टोकन अमाउंट है, जो आप एडमिशन फीस में टोटल अमाउंट भरने वाले हो उसका एक टोकन अमाउंट आप पहले से दे रहे हो टू कंफर्म कि ये सीट मैं अपने लिए रिजर्व कर रहा हूँ। सही है। इफ़ यू विड्रॉ फ्रॉम द प्रोसेस एट एनी फर्दर राउंड दिस फीस गेट्स रिफंडेड आफ्टर डिडक्टिंग प्रोसेसिंग चार्जेस। अब ऐसा हो सकता है कि राउंड 1 में आपको कोई सीट मिली, आपने एक्सेप्ट कर ली, इतना सीट एक्सेप्टेंस फी भर दिया, तीसरे चौथे पांचवें राउंड तक आपको जोसा के अलावा कहीं और से कोई सीट मिल गई, या आपने रिपीट करने का डिसाइड कर लिया, या फॉर एनी रीज़न आप जोसा प्रोसेस से बाहर होना चाहते हो, तो उस पर्टिकुलर राउंड में आप अपने सीट को विड्रॉ कर लोगे। विड्रॉ कर लोगे तो आप फर्दर सारे राउंड से बाहर हो जाओगे, लेकिन एट द सेम टाइम जो सीट एक्सेप्टेंस फी आप ऑलरेडी भर चुके हो उसमें से कुछ प्रोसेसिंग फीस जो है 6-7 हज़ार रुपये कुछ होती है, उतना अमाउंट जोसा डिडक्ट कर लेगा और बचा हुआ पैसा आपके अकाउंट में रिफंड कर देगा। तो इसलिए ये पैसा पूरा का पूरा सिर्फ जोसा के फीस नहीं है, ये सिर्फ एक टोकन अमाउंट है जो अगर आप सीट नहीं लेते हो तो आपको रिफंड भी कर दिया जाता है कुछ प्रोसेसिंग फीस को डिडक्ट करके। सही है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। अब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है? एक बार आपको सीट मिल गई, आपने सीट एक्सेप्टेंस फी भर दी, मतलब आप रेडी हो वो सीट को लेने के लिए। अब क्या आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है ये चेक होता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स के साथ पहले से रेडी नहीं होते, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और बाद में 1-2 दिन में, 4 दिन 5 दिन के अंदर उनको जाकर ये डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होता है, लेकिन उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ही नहीं होते। तो इसलिए मैं पहले से आपको बता दे रहा हूँ कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो जोसा काउंसलिंग के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए ध्यान से देखना। आपके पास आपका खुद का एक आधार कार्ड होना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के पास, ऑलमोस्ट सभी के पास होगा ही सही। 10th की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, या आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, दो में से कोई भी चीज़ चलेगी। 12th की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, आपके पास टीसी जो होता है जिसको ट्रांसफर सर्टिफिकेट बोलते हैं वो, या माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी आपके पास होना चाहिए। जेईई मेंस का स्कोर कार्ड ऑब्वियसली होगा ही, नहीं होगा तो अभी से डाउनलोड करके अपने पास में रख लेना, इसको बाद में मिले ना मिले। तो इसलिए जेईई मेंस का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, जेईई मेंस का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसी के साथ जब आपको सीट मिलेगी तो आपको एक सीट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा जो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अपने लॉगिन के अंदर से। तो आपके पास सीट अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए, और जब आप फ्रीज, स्लाइड या फ्लोट में से कोई ऑप्शन चूज करेंगे और बताएंगे सीट एक्सेप्टेंस फी भर के कि ये सीट मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तो आपको एक सीट एक्सेप्टेंस लेटर भी मिलेगा। वो सीट एक्सेप्टेंस लेटर भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो स्टेट गवर्नमेंट का नहीं चलेगा, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का कैटेगरी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जनरल कैटेगरी वालों को इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपके पास एक लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो ऑफकोर्स आपका नहीं होगा, आपके पेरेंट्स का होगा। तो जो भी लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर है उसका आपके पास में इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, पुराना वाला नहीं चलेगा। उसके बाद अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास में पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास में एक मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसका क्या टेम्पलेट रहेगा वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो आप जोसा के वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पे एक टेम्पलेट आपको मेडिकल सर्टिफिकेट का मिल जाएगा। उस टेम्पलेट में, उस फॉर्मेट में आप मेडिकल सर्टिफिकेट भी अपना पहले से रेडी करके रखेंगे।
और फिर गैप सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा अगर आपने ड्रॉप लिया हुआ है। तो अगर आपने 12th के बाद ड्रॉप लिया है तो जो आपका 1 साल का गैप आ गया है 12th और आपके कॉलेज स्टार्टिंग के बीच में, उसके लिए एक गैप सर्टिफिकेट लग, इसका भी आपको टेम्पलेट इधर वेबसाइट पे मिल जाएगा या आप किसी भी एडवोकेट को कॉन्टैक्ट करेंगे, वो आपको फटाफट से इसको बना के दे देगा। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑलरेडी रेडी रहना, और साथ ही साथ पासपोर्ट साइज फोटोज, वो तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, वो हमेशा आपके पास होनी चाहिए। तो 15-20 फोटोज तो अपने पास हमेशा रेडी रखना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होने चाहिए इन ऑर्डर टू बी द पार्ट ऑफ जोसा काउंसलिंग। एंड अगर आपको सीट मिल जाती है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फिजिकली ले जाकर दिखाने भी पड़ेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के स्टेप में। सही है। एंड देन द लास्ट स्टेप विच इज फिजिकल रिपोर्टिंग। फिजिकल रिपोर्टिंग में क्या होगा कि जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी, आपने सीट एक्सेप्टेंस फी भर दी, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए, अब आपको जब सारे राउंड्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद में आपको फिजिकली अपने फाइनल कॉलेज में जाना है, ऑफकोर्स एडमिशन करने के लिए, क्योंकि ये सारी प्रोसेस तो सिर्फ सीट अलॉटमेंट की थी। आप किस कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हो उसकी थी। यहाँ पे आपका एडमिशन खत्म नहीं हुआ है, अब आपको पर्टिकुलरली उस कॉलेज में जाकर फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा, वहाँ जाकर वहाँ के एडमिशन प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, और वहाँ पर जाके जब आप फिजिकली रिपोर्ट करेंगे, सारी चीज़ें सबमिट कर देंगे, उसके बाद में आपको एक एडमिशन फ़ीस भी भरनी पड़ेगी, है ना। और वो एडमिशन फीस जैसे आप भर देंगे उसके बाद में आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो जाएगा। तो दिस वाज द एंटायर स्टेप ऑफ जोसा काउंसलिंग। आई होप ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए इस वीडियो को सेव जरूर करके रख लेना अपने पास। वॉच फॉर लेटर में भी ऐड करके रख लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, बिकॉज ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको नहीं पता होगी, इसमें से कोई भी पॉइंट अगर आप मिस आउट कर दोगे तो आप बाद में बहुत रिग्रेट करोगे। जोसा काउंसलिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस लगती है मुझे पर्सनली, लेकिन रिक्वायर्ड भी है सो दैट हर इंसान को जो जेन्युइनली वो डिजर्व करता है वो सीट मिल जाए। सही है। तो इसीलिए ये सारी प्रोसेस को, इस वीडियो को जितने बार देख सको देख लेना, सारे इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे तरीके से अपने पास में एब्जॉर्ब कर लेना, सारी चीज़ें लिख के रख लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना। एंड आई विल सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पर मैं चॉइस फिलिंग के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन करूंगा। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।